Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy where education is made joyful. I hope you all are doing very well. Okay then, let's start with a very joyful session guys. So, in today's video, we are going to start up with the 10th course. So, all the 10thies, stay tuned with the upcoming videos too. In today's video, we are going to start Geography, Resource and Development. Now, why I am starting with Resource and Development? Because ये base है आपके आगे वाले सारे chapters का. गाइज every fun in the 10th class I will tell you कि सबसे पहले अपनी NCERT बुक्स पढ़ो, उसके बाद ही बाकी रिफ्रेशर्स पे जाना, उसके बाद बाकी चीज़ें सॉल्व करना. बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो आपका कोर्स आता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर, वो आपके NCERT से आता है. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्लीज़ अपनी NCERT को बिल्कुल स्किप मत करना. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड इनटू द चैप्टर गाइज. ओके, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्स मतलब कोई भी वो चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, कोई भी वो चीज़ जो हमारी सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करे, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे. मतलब जो भी ज़रूरत है और हमने वो चीज़ यूज़ कर ली, हमारा काम हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे. डेवलपमेंट मतलब किसी भी चीज़ को डेवलप करना, इम्प्रूव करना और बेटर करना, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट. नाउ मैंने ऑलरेडी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क कर रखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा. Everything available in an environment which can be used to satisfy our needs provided, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे. अब आप लोग बोलोगे कि मैम फॉर एग्जांपल फ़ोन हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, पेन हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या एक वो रिसोर्स है? बिल्कुल वो एक रिसोर्स है, बिकॉज वो आपकी नीड्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. बट रिसोर्स बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. मतलब वो टेक्नोलॉजिकली सबको यूज़ करना आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इतनी हार्ड टेक्नोलॉजी है कि नॉर्मल लोग तो यूज़ ही नहीं कर पा रहे, एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए, तो क्या वो रिसोर्स होगा? नहीं. मतलब वो टेक्नोलॉजिकली सबको यूज़ करना आना चाहिए, तब वो एक रिसोर्स होगा. सेकेंड, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए. इसका मतलब इकोनॉमिकली इतना चीप या ज़्यादा चीप भी नहीं, बट इतना होना चाहिए कि सब लोग ईजिली उसे बाय कर पाएँ. एंड थर्ड चीज़ जो होती है कल्चरल, मतलब हमारे इन कल्चर के अंदर लोगों को वो एक्सेप्ट हो. मतलब हर किसी को किसी भी कल्चर को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लोग उसे ईजिली एक्सेप्ट कर ले. ये तीनों चीज़ें हो और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, तब जाके वो बनेगा रिसोर्स. ओके एवरीवन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट गाइज. The process of transformation of things available in an environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution. अब नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक इंटर रिलेशन होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. और वो कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं. हम ही तो करते हैं, कोई एनिमल तो नहीं करता है. आई मीन वी आर ऑल्सो एनिमल्स, बट इन द अदर सेंस कोई एनिमल नहीं करता, हम ही करते हैं. राइट. सो देयर इज़ एन इंटरडिपेंडेंट कि ह्यूमंस आएंगे, ह्यूमंस नेचर की चीज़ों को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और इंस्टीट्यूट को यूज़ करके क्या बना लेंगे? हम बना लेंगे एक रिसोर्स, एक बहुत अच्छा सा रिसोर्स. तो वो काम कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स खुद एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये ध्यान रखना. कोई भी पूछे व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स? ह्यूमन बींग्स खुद. ओके, नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन व्हाट बेसिस. सबसे पहला बेस होता है द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, कि वो नेचर से निकले हुए हैं या वो नेचर से नहीं निकले, मतलब वो नेचुरल चीज़ें हैं या वो थोड़ी सी मैन मेड चीज़ें हैं. ओके. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि कितना वो चीज़ चलेगी, रिन्यू होगी या नॉन रिन्यूएबल है. रिन्यूएबल मतलब कि जल्दी से रिन्यू हो जाएगी, मतलब हमने यूज़ करी तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो चलती जाएगी. मतलब उसका ग्राफ ऐसे चल रहा है, या फिर मैं बोलूँ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो चलती जाएगी, या फिर रिन्यू अपने आप होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल विंड का भी ख़त्म होती है? नो. बायोलॉजिकली हम देखें फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है, उग तो जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन वगैरह. नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो अगर हमने यूज़ कर लिया, हमने यूज़ किया, उसके बाद वो ख़त्म हो गए, फिर वापस उनको ऊपर आने में क्या लगेगा? बहुत मिलियंस ऑफ साल लगेंगे. क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ साल लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लिमिटेड है, हमने अगर सारे अर्थ के अंदर से सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए तो ख़त्म हो जाएंगे. फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिसाइक्लेबल है, बहुत साल लगता है उनको डिग्रेड होने में. ओके.
नेक्स्ट वन व्हेन यू टॉक अबाउट ओनरशिप कि वो इंडिविजुअल है, कम्युनिटी का है, नेशनल है या इंटरनेशनल है. फॉर एग्जांपल आपका घर खुद का इंडिविजुअल है, आपका पार्क वो कम्युनिटी का है, कोई चीज़ अगर हम देखें हाईवे वगैरह वो नेशनल है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ओशंस एंड एवरीथिंग वो इंटरनेशनल है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि अभी उस स्टॉक का वो क्या है कि वो डेवलप्ड है हमारे पास में, उसके अंदर पोटेंशियल है आगे डेवलप होने का, वो ऑलरेडी डेवलप हुआ हुआ है, या फिर वो रिजर्व में रखा हुआ है कि फ्यूचर जनरेशन काम करेगी. ओके, नेक्स्ट गाइस, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है यार, रिसोर्सेज हमारे पास में है, हम डेवलप कर रहे हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में गोल्ड है, हम गोल्ड की गोल्ड चेन्स वगैरह बना रहे हैं ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, बट हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन एक ना एक टाइम पे तो वो ख़त्म होगी. ओके, वही हम इस बात है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर तो है रिसोर्स हमारे लिए, बट ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, उसका ऐसे यूज़ किया कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है. क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, आइए देखते हैं. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल. रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं. जैसे फॉरेस्ट का यूज़, लोग फॉरेस्ट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, वाई आर पीपल यूजिंग फॉरेस्ट, पीपल आर यूजिंग फॉरेस्ट फॉर बेसिकली क्रिएटिंग देयर फैक्ट्रीज, देयर माइंस. तो फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं. सेकेंड, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ के पास तो बहुत ज़्यादा है वो रिसोर्स और कुछ के पास में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर, हमने देखा है रिच लोगों के पास में बहुत है और पुअर के कुछ एरियाज में अभी भी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है. एंड लास्ट, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है. ये रिसोर्स को हम डेवलप करते टाइम ये प्रॉब्लम आएगी. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक रिसोर्स प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है. रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाएगी गाइस, रिसोर्स प्लानिंग की जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से. द व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इस टाइप का डेवलपमेंट है जिसके अंदर कोई डैमेज नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट को. डेवलपमेंट होना चाहिए कि प्रेजेंट की जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, प्रेजेंट की चीज़ें हम आराम से काम में ले लें और बेचारे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दें कि मतलब नेचर भी ख़राब नहीं हुआ, हमने भी ढंग से यूज़ कर लिया और फ्यूचर के लिए भी हमने छोड़ दिया. नाउ दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये सब लोग अच्छे से याद कर लेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉलिड जनवरी का अर्थ समिट क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, तीन कुछ चीज़ें. सबसे पहले कब हुआ था, 1922 में हुआ था. रियो डी जेनेरो में कहाँ है, वो ब्राज़ील के अंदर है, वहाँ हुआ था. क्यों हुआ था, इसके अंदर कौन कौन था, 100 लोग थे अलग अलग स्टेट्स के, ब्राज़ील में मिले थे. क्यों हुआ था, इसीलिए हुआ था कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है उसको सही करने के लिए हुआ था. इसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था, इसके अंदर डिसाइड हुआ था एजेंडा 21. सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस एजेंडा 21. सबसे पहला नाम, उसका नाम एजेंडा 21 क्यों है, उसका नाम एजेंडा 21 इसलिए है क्योंकि वो 21st सेंचुरी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो गया है, इसलिए उसको बोलते हैं एजेंडा 21, क्योंकि वो है 21st सेंचुरी के लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. ओके अब इसके अंदर क्या बोला गया था एजेंडा 21 के अंदर, इसके अंदर डिक्लेयर किया गया था 1922 के अंदर कि हम लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पावर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट. मतलब हमें डिजीज़ को हटाना है, हमें पॉवर्टी को हटाना है, हमें एनवायरमेंटल डैमेज को हटाना है. तीन चीज़ें हटानी है. सबसे पहला पावर्टी मतलब गरीबी हटानी है. सेकेंड हम लोगों को हटाना है ग्लोबल डिस्ट्रक्शन हटाना है हम लोगों को उसके अंदर. थर्ड हम लोगों को डिजीज़ेस हटानी है. कौन सी डिजीज़ेस हटानी है, जो बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी उस टाइम के अंदर, वो सब हटानी है. ओके एजेंडा 21 के अंदर ये भी बोला गया था कि हर गवर्नमेंट अपने प्रॉपर जगह के हिसाब से अपना अपना एजेंडा बनाएगी कि उनको वहाँ पे क्या चीज़ें सेव करनी है और क्या करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम लोग एक काम करो, अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के अंदर ये वाला एजेंडा बना लो, तो ज़रूरी तो नहीं ना अफ्रीका के अंदर वो प्रॉब्लम्स हो, या अफ्रीका में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंडिया में भी नहीं होगी, हो सकता है इंडिया में वो प्रॉब्लम हो. तो हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अपना अपना एजेंडा बनाएगी. नाउ रिसोर्स प्लानिंग. अब एक रिसोर्स को अगर हमें प्लान करना है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें ये देखना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है. इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि कई जगह अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है. फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जो है ये वो जगह है जहाँ पे अपने आप में रिच हैं चीज़ों से, तो हम वहाँ पे उन चीज़ों को लेकर रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत है, सन बहुत है, उससे हम क्या बना सकते हैं, सोलर एनर्जी बना सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर हम रिसोर्स प्लानिंग किस चीज़ की कर सकते हैं, सोलर एनर्जी की कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम झारखंड के अंदर अलग चीज़ की रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। हम बात करें लद्दाख की, हम लद्दाख के अंदर अलग चीज़ की रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमें हर जगह को देखना पड़ेगा। रिसोर्स प्लानिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये गिवन यहाँ पे। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, मतलब हम जाके देखेंगे, मैपिंग करेंगे कि वहाँ पे क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है रिसोर्स की, वहाँ पे कितना अवेलेबल है भी या नहीं है, किस टाइप का है क्या नहीं है, सब कुछ हमें देखना पड़ेगा अच्छे से। सेकेंड, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हमने देख लिया, सपोज मैंने बोला इस एरिया में गोल्ड अवेलेबल है, बट अब उस गोल्ड का क्या करें, उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए। उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक इंस्टीट्यूट चाहिए। इंस्टीट्यूट मतलब क्या, हमें माइन चाहिए, हमें फैक्ट्री चाहिए। गोल्ड तो चलो वहाँ पे है, बट उसको चाहिए ना हमें कुछ तो हमें वो देखना पड़ेगा। एंड थर्ड, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर भी इंक्लूड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सपोज तो आप लोग तो बोलो कि मैम इस एरिया में XYZ मिला, अब वो XYZ नेशन को ज़रूरत ही नहीं है, कोई काम का ही नहीं है, तो फिर क्यों फालतू में तुम उसमें इतना पैसा खर्च करोगे, राइट। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, रिव्यू करना वहाँ जाके कि क्या चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। सेकेंड, स्किल्स देखना कि हमारे पास स्किल्स है क्या उतनी, उसको निकालने जितनी, उसको यूज़ करने जितनी। एंड थर्ड, ये देखना कि वो नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ओके, अगर हम बात करें तो ये वाला पैराग्राफ हमें बताता है कि हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल क्यों आया था। इसीलिए तो आया था क्योंकि उन लोगों को दिखा था कि हमारे पास में बहुत रिच रिसोर्स है। इंडिगो वाली बात याद है सबको, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स इंडिगो। इंडिगो यहाँ पे इंडिया के सॉइल में उगता है, तो मतलब फॉरेनर्स को भी लगा था कि हमारे यहाँ पे सॉइल इतनी अच्छी है कि हम लोग इंडिगो को ईजिली ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग इंडिया में आए थे। Therefore, resources can contribute development only when they are accompanied by appropriate technology and development. हमने पढ़ा इसका सेकंड पॉइंट कि रिसोर्स हमारे पास है, लेकिन हमें उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर स्किल्स चाहिए। एंड वी ऑल्सो नो कि हमारे इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि हमारे इंडिया वालों को सब पता है, अच्छे से उन्हें पता है कि हमें इस चीज़ को कैसे यूज़ लेना है। Now, conservation of resources are vital for any development activity, but irrational consumptions and overutilization of resource may lead to socio-economic environmental problem. रिसोर्सेज हम काम में ले, बहुत अच्छे से काम में ले, लेकिन अगर हमने अच्छे से काम में नहीं लिया तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। एक पॉइंट के बाद जाके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एंड वो एक बहुत अनफेयर यूज़ होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड रिसोर्सेज, अगर हम लैंड रिसोर्सेज की बात करें, लैंड एक खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स? नाउ इट्स सपोज नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन वहीं उगती है, प्लांट्स वहीं उगते हैं, वाइल्ड लाइफ वहीं उगती है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ किसके थ्रू होता है, लैंड के थ्रू। तो लैंड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तुम्हारे जो प्लांट्स उग रहे हैं वो कहाँ उग रहे हैं, वो भी तो इसके अंदर लैंड में उग रहे हैं, वरना तुम खाओगे कहाँ से, राइट। नाउ अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। कितना परसेंट एरिया प्लेन है लैंड का, 43। माउंटेन में कितना है, 30%, और 27% है प्लेट्यू के अंदर। तो प्लेट्यू के अंदर जो लैंड ऑलरेडी, जो 27% हमारे को लैंड अवेलेबल है वाटर के अलावा इस अर्थ पे जितनी लैंड अवेलेबल है, उसका भी इतना पार्ट हम डिवाइड कर देते हैं कि 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स एंड 27% प्लेट्यूज। और प्लेट्यूज में जो भी हमारे मिनरल्स वगैरह है वो सब होता है। अब लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन कहाँ का है, फॉरेस्ट के अंदर है हमारा थोड़ा बहुत लैंड। थोड़ा बहुत लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है हमारे पास में। थोड़ा बहुत लैंड है जो हमने किसी रेजिंग वगैरह के लिए छोड़ रखा है, या फिर हम बात करें अलग अलग चीज़ों के लिए हमने उसे लीव कर रखा है। लैंड यूज़ पैटर्न, अब हम लैंड को यूज़ किस बेसिस पे करेंगे, 2 चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड यूज़ के लिए। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी, कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अभी सपोज करो तुम लोगों को हम बोलें कि अंटार्कटिका जाके रहो, रह सकते हो, नहीं रह सकते ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है। तो टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, कि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी है, ह्यूमन पॉपुलेशन है या नहीं है। आप लोग ऐसी जगह जाके रहना चाहेंगे जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है, नहीं, राइट। तो ये 2 फैक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड यूज पैटर्न इन India. So this is basically
अ चार्ट गिवन इन योर बुक्स टू एवरीवन, यू कैन सी कि ब्लू वाला एरिया जो है ये फॉरेस्ट है, ये बैरन लैंड है, ये एरिया जो है वो नॉन कल्चरल काम आ रहा है, ये परमानेंट पैस्चर है, मतलब यहाँ पे गाय भैंसों को चराया जाता है, मतलब इस एरिया में नहीं चराया जाता है, इतना परसेंट एरिया चराया जाता है। एंड दिस इज़ द एरिया विच इज़ अंडर एक्स्ट्रा पार्ट। ये वाला एरिया जो हम बात करें नॉन कल्चरल एग्रीकल्चर यूजेस के लिए हो गया है हमारे पास में। ये हमारी वेस्ट लैंड है, ये नेट सोन एरिया है। नाउ व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन इज लैंड डिग्रेडेशन मतलब जब हम माइनिंग वगैरह करते हैं उसकी वजह से 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स ऑफ फूड शेल्टर इज़ फ्रॉम लैंड। अब वो लैंड कहाँ से आई? हमने फॉरेस्ट को हटाया, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, इन सब की वजह से क्या हो रही है? लैंड ख़राब हो जाती है। माइनिंग साइट पे एक बार माइनिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होता है? एक्सक्यूज मी गाइज। ओके, लैंड साइड पे एक बार लैंड हमारी हो गई कल्टीवेट, उसके बाद में नेक्स्ट व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? नेक्स्ट वहाँ पे क्या होता है? हम उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि अब हमारे वो कोई काम की नहीं रही है, और वहाँ पे क्या होता है? बर्डन हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो ग्रो करना बंद कर देती है, एंड वो लैंड किसी के भी काम की नहीं रहती, क्योंकि माइनिंग के अंदर क्या होता है? गड्ढा बना लेते हैं, बहुत डीप होल्स होते हैं, वहाँ पे लोग अब रह भी नहीं सकते, उस गड्ढे को बढ़ने में इतना पैसा चाहिए, तो वो क्या होता है? वो हो जाती है खराब लैंड। सो लैंड का डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड, ओवरग्रेजिंग की वजह से लैंड खराब हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड खराब हो रही है, लैंड का ऊपर से सॉइल इरोजन हो रहा है उसकी वजह से लैंड खराब हो रही है। तो हमें लैंड बहुत सारे रीजन है खराब होने के, बट हमें लैंड अब ठीक कैसे करें? खराब तो हो गई मैम, कैसे ठीक करें? अफॉरेस्टेशन करो, प्रॉपर मैनेजमेंट करो, ग्रेजिंग की एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, शेल्टर बेल्ट्स बनाओ प्लांट्स की, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट करो वेस्ट लैंड का। आधी लैंड्स तो हमने देखा है कचरे डाल डाल के लोगों ने ख़राब कर रखी है, वो मत करो। ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, डिग्रेडेशन ताकि वहाँ पे नहीं हो। ओके, लास्ट रिसोर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज सॉइल। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि सॉइल के बिना कुछ नहीं होता। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, आई नो बहुत सारा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल को फॉर्म होने के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, हमें पता है पेरेंट रॉक से हमारे पास में सॉइल को आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब सॉइल भी ख़राब हो रही है, हाउ? टेम्परेचर चेंज की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, ग्लेशियर की वजह से सॉइल वहाँ से इरोड होती जाती है। सो सॉइल इरोजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हार्मफुल थिंग फॉर द सॉइल। नाउ सॉइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है, हमने पढ़ा है एलुवियल सॉइल। व्हाट इज़ एलुवियल सॉइल? ये मोस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर नर्दर प्लेन्स के अंदर है। ये हिमालय से जो रिवर आता है वो अपने साथ में जो लेके आ रहा है वो एलुवियल सॉइल होती है। इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले सबसे ज़्यादा होता है, और ये बहुत फर्टाइल होती है। ये बात ध्यान रखना गाइज, एलुवियल सॉइल इज़ ऑल्सो फाउंड, कहाँ फाउंड होती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के अंदर, और ये बहुत फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, दैट इज बांगर एंड खादर। बांगर जो उसकी एज जो होती है वो ओल्ड एलुवियल, एंड खादर न्यू एलुवियल। ओके, फर्टाइल सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? ऑब्वियसली ओल्ड इज गोल्ड, बांगर इज मोर फर्टाइल। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर होती है, कॉटन के लिए बेस्ट होती है गाइस। कोई पूछे क्या उगता है ब्लैक सॉइल के अंदर? कॉटन बेस्ट उगता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, पेरेंट रॉक वगैरह जो होती है वो इसके अंदर देखना पड़ेगा। कहाँ मिलेगी हमें ब्लैक सॉइल? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक्सटेंड ऑफ साउथ ईस्ट साइड, गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज के अंदर। बहुत फाइन होती है ब्लैक सॉइल हमारी, क्लेई मटेरियल होता है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पाती है। ये लिखा हुआ वेल नोन फॉर कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर। इसके अंदर कॉटन सबसे ज़्यादा उगता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट किस चीज़ का होता है? कार्बोनेट का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का और लाइम का। ये चार चीज़ें हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल के अंदर। एक ये हमारी बुक के अंदर एक चार्ट गिवन है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है, यहाँ पे ये पूरा एलुवियल सॉइल का रीजन है। ब्लैक सॉइल का रीजन ये रहा। देन हमारे लेटराइल सॉइल का रीजन, ये हमारा रेड एंड येलो सॉइल है। ये बीच बीच में हमारी लेटराइल सॉइल है, ये रही। और ये एरिड रीजन है, यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो पाता। बेसिकली राजस्थान में ये बस ये हमारा सूखा। दे डेवलप डीप क्रैक्स, डीप क्रैक्स हो जाते हैं क्योंकि फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमने इस वाली पिक्चर के अंदर हमें दिख रहा है ऐसे डीप क्रैक्स हो जाते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है तब। ओके,
नाउ नेक्स्ट, इस सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा पानी भी चाहिए, ये याद रखना. Now, red and yellow soil. Red soil develop from crystalline igneous rocks in the area of low rainfall. जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है वहाँ पे रेड सॉइल होगी. और सॉइल रेडिश कलर इसलिए होता है बिकॉज उसके अंदर आयरन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है. और येल्लो हो जाती है वो जब उसके अंदर आप अच्छे से पानी वगैरह डाल देंगे, तब वहाँ पे वो उसका कलर चेंज हो जाता है इनटू येल्लो. Next, when we talk about laterite soil developed from the tropical and subtropical climate. This soil is result of intense leaching due to heavy rainfall. Laterite soil mainly acidic होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है, एसिडिक होती है, pH 6 होता है इसका. इसके अंदर ये लीचिंग हैवी रेनफॉल की वजह से होती है. तो हैवी रेनफॉल कौन से रीजन में होती है? वेस्टर्न घाट्स में होती है, बंगाल, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर होगी. ह्यूमस के अंदर बहुत रिच होती है ये, ऐसी बात नहीं है ह्यूमस नहीं होता, बहुत रिच होती है. लेकिन इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ होती है वो डिफ़िकल्ट होती है. रेड लेटराइट सॉइल भी एक टाइप की सॉइल होती है. आई एम मार्किंग इट हियर फॉर यू. रेड लेटराइट सॉइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो आंध्र प्रदेश और इन एरियाज़ में आप लोगों को ईजिली मिल जाएगी. नाउ एरिड सॉइल की हम बात करें. एरिड सॉइल व्हेन इट कम्स टू द राजस्थान रीजन, आप राजस्थान की तरफ आ जाइए, ब्राउन कलर की होती है, सैंडी सा टेक्सचर होता है. इसके अंदर जो वाटर होता है इवेपोरेट बहुत इजीली हो जाता है. ड्राई कंडीशंस है, उसकी वजह से आप इजीली चीज़ें ग्रो कर ही नहीं पाते हो. बहुत कम चीज़ें आप ग्रो कर पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इस सॉइल को. फॉरेस्ट सॉइल नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेस्ट वाले रीजन के अंदर उग रही है, हिली माउंटेन रीजन के अंदर उग रही है. सफिशेंट रेनफॉल मिलती है इस रीजन को, टेक अच्छी सॉइल होती है, इजीली पार्ट ग्रो कर पाती है. हिमालयाज़ के अंदर भी मिलेगी वहाँ पे आपको, एंड एलुवियल सॉइल इसके साथ में थोड़ा सा मिक्स आपको मिल जाएगा. लास्ट हम बात करें सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की. अभी हमने बात की थी कि सॉइल इरोजन क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जब वो इरोड होती है बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ विंड, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है? ओवर ग्रेजिंग की वजह से, क्योंकि क्या होता है घास फूस खा जाएंगे, ये घास फूस उग रही है, सॉइल लूज होगी तो हवा चलते क्या हो जाएगी, सॉइल इजीली उड़ जाएगी. यहाँ पे अगर सपोज करो प्लांट्स नहीं है, नॉर्मली बस ये सॉइल है, पानी का बहाव आया, सारी सॉइल उड़ के चली गई, सॉइल इरोजन हो जाएगा वहाँ से पूरा. ठीक है, इसीलिए बोलता है ओवर ग्रेजिंग मत होने दो. कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब की वजह से, और नेचुरल फीचर्स जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर सॉइल इरोजन में हेल्प करता है. अब हमें सॉइल इरोजन को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें गलीज बनानी पड़ेगी, हमें बैडलैंड बनाना पड़ेगा. ओके, अगर सिर्फ ऊपर की कोई एक सॉइल की शीट वहाँ से गई है, जैसे कि ये देखिए गली इरोजन हो रहा है, यहाँ पे बीच बीच में से इरोजन हो गया सॉइल का, दिस इज कॉल्ड एज गली इरोजन. गली इरोजन क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉइल आपने वहाँ पे ढंग से प्लांट से नहीं, देख लो इस एरिया में कोई प्लांट नहीं दिख रहा, प्लांट नहीं दिख रहा तो सॉइल इरोजन होना पॉसिबल है. विंड ब्लो कर लेती है लूज सॉइल को, फ्लैट सॉइल को, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ ताकि सॉइल इरोजन ना हो. And now here we come to the end of the chapter. It is a very easy chapter, guys. I hope all of you understood this chapter. If you guys have any doubt, you can please leave a comment below, and I will see you into the next video. I will come up with the second chapter in the next video of geography, and we are going to discuss it. I hope all of you have understood it. If you have done, please do like the channel, please do subscribe and share it with your friends as much as you can. I'll see you into the next video. Until then, have a joyful learning. Bye bye.